वेलकम बैक। ईरान इसराइल अमेरिका जंग जो है उसके कुछ स्ट्रेटेजिक पहलू भी हैं और दिफाई मामलात हैं। पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्व हुआ है जो कुछ जिसको सब अप्रिशिएट कर रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया बहुत हाईलाइट कर रहा है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की कॉल के हवाले से अब व्हाइट हाउस की जो तर्जुमान है उन्होंने उस बात की तस्दीक की है। हमें मेजर जनरल रिटायर्ड समरेश सालिक साहब ने ज्वाइन कर लिया है। मेजर जनरल साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं जानना ये चाह रहा हूं कि ये जो मुज़ाकरात का मामला आया है या 4 हफ्तों की जंग है, अगर हम स्ट्रेटेजिकली इसको स्टडी करें, क्या हम कह सकते हैं कि अमेरिका को और इसराइल को एक जॉइंट वेंचर में इस स्ट्रेटेजिकली शिकस्त का सामना करना पड़ा है जिसके बाद वो मुज़ाकरात के ऊपर आए हैं, या आप ये कहें कि नहीं यही कुछ होना था जो नेतन्याहू कल बात कर रहे थे कि जो जंग के सम्राट है अब हम मुआहदों की सूरत में उसको समेटना चाहते हैं? उमर, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बदू किया। देखिए, पहले दिन से जब से हमने ये जंग शुरू हुई है हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो बता रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल ने अपनी प्रॉपर तैयारी या प्रॉपर असेसमेंट नहीं की थी और उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया ईरानियन रिजॉल्व को और ईरानियन रिस्पॉन्सेस को। तो ईरान ने उन्हें हर जो पहलू था जंग का उसमें मेरे नजदीक मैं समझता हूँ कि उन्हें सरप्राइजेस दी हैं। वो ये कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जिन चीजों के ऊपर उन्हें गरूर था, जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर, उन्हें लेके उन्हें वापस भागना पड़ा। F-35 वो शूट डाउन हुए। फिर उनके जो रेडार्स थे, आईज एंड ईयर्स, वो टेक आउट किए ईरान ने। तो ईरान ने टेक्नोलॉजिकली दुनिया को सरप्राइज किया है। ये कुछ तो नहीं की जा रही थी। लास्ट अगर मैं बात करूं तो हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था उनके पास मैक्सिमम रेंज वाला जो मिसाइल है वो 2000 किलोमीटर वाला है, जबकि उन्होंने इंडिगो गार्शिया में मिसाइल दागे जो कि 4000 किलोमीटर के थे। तो इस लिहाज से मेरे नजदीक तो थ्रू आउट जो पलड़ा है वो ईरान का भारी रहा है और अमेरिका और इसराइल के पास जो एस्केलेशन डोमिनेंस की ऑप्शन नहीं रही, बल्कि यहाँ तक कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ईरान ने ब्लॉक किया, बल्कि फिजिकली ब्लॉक भी नहीं किया, सिर्फ थ्रेट कि जो जहाज कंट्रोल का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं वो कंट्रोल का एग्जैक्टली वो भी उसको भी खत्म अमेरिका नहीं करवा सका। तो अमेरिका के एलायंस वो उसको छोड़ना शुरू हो गए, वो उसके साथ नहीं खड़े। जो रीजनल कंट्रीज हैं उन्होंने अमेरिका की रिलायंस के ऊपर रिग्रेट करना शुरू कर दिया, वो उसके साथ नहीं खड़े। तो मेरे नजदीक अमेरिका और इसराइल ने हर डोमेन में लूज किया इस जंग पे। और ये बड़े अरसे से ये अमेरिका की ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से इससे मैं एक्सट्रीकेट करूं, लेकिन चूंकि स्टेक्स इतने हाई हैं कि वो सरेंडर भी नहीं कर सकता। आपका कहना यह है कि जो अचीव किया जाना था वो अचीव नहीं, वो नहीं कर सके। अच्छा, मैं अब आपसे पाकिस्तान की जो एफर्ट्स हैं, एक तो देखिए हमने मई के अंदर पिछले साल जिस तरह से इंडिया को शिकस्त दी, उसके बाद पाकिस्तान की डिप्लोमेटिकली बहुत सारी तारीफें हुई, बहुत पाकिस्तान का। अब एक चीज़ ये भी है, लेकिन अब मैं आज आपके सामने वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर रखना चाहता हूं जिसमें वो यूएई और सऊदी अरब के हवाले से बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम वो जंग ज्वाइन कर सकते हैं। अब पाकिस्तान के चूंकि दिफाई मुआहिदा है और हमने उनको शोर भी किया, अभी फील्ड मार्शल साहब गए, वजीर आजम साहब गए, ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है या आप समझते हैं कि नहीं अब चूंकि चीजें एक ब्रेक थ्रू की तरफ जा रही हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो अब उस पॉइंट के ऊपर चीजें नहीं जाएंगी जहां पे सऊदी अरब या यूएई को इन्वॉल्व होना पड़े? ज़ाहिर है कि वो हमारे लिए एक अलार्मिंग चीज होगी। देखिए, जो छोटे पार्टनर्स होते हैं किसी भी एफर्ट में, वो बड़े पार्टनर को देख रहे होते हैं कि उसका जो है वो किस तरीके से ट्रेजेक्टरी किधर को जा रही है। इस वक्त ये जो सऊदी अरेबिया हो गया, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हो गए, ये छोटे पार्टनर्स हैं। जो बड़े पार्टनर हैं वो अमेरिका और इसराइल हैं। अगर अमेरिका और इसराइल इस जंग को जीत रहे होते और अगर उनकी ट्रेजेक्टरी पॉजिटिव होती तो ये छोटे ममालिक भी एम्बोल्डन हो जाते। जब इन्होंने देखा कि जो उनका मेन जो बेलिजरेंट है, जो मेन जो फाइटर है, उसको मार पिटना शुरू होगी और वो अपने ऑब्जेक्टिव्स के कहीं भी नजदीक नहीं आ रहा, तो इनका कॉन्फिडेंस भी उससे शैटर हुआ। स्टेटमेंट अपनी जगह पे हैं, लेकिन चूंकि मैं समझता हूं कि और ये एंटिसिपेटेड था कि ओवरऑल जिस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमी इंपैक्ट हो रही है, फर्टिलाइजर की सप्लाईज इंपैक्ट हो रही हैं, फिर उसके अलावा जो ऑयल की सप्लाईज इंपैक्ट हो रही हैं, तो ये एंटिसिपेटेड था कि बहुत जल्द कोशिश की जाएगी कि इस मसले से निकला जाए। तो मैं नहीं समझता कि उस स्टेज तक चीजें जाएंगी। अगर जाती हैं तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट होगा पाकिस्तान के लिए, बिकॉज पाकिस्तान का नेबर ईरान है, सऊदी अरेबिया के साथ हमारा स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है, और अगर हम किसी सऊदी अरब के साथ खड़े होते हैं तो ईरान की प्रॉब्लम्स, और अगर ईरान के साथ खड़े होते हैं तो सऊदी अरेबिया की प्रॉब्लम्स। यही वजह है कि पाकिस्तान ने ये इनिशिएटिव लिया और कोशिश कर रहा है कि इसमें अमन हो जाए, रादर देन हम एक मुश्किल से निकल के दूसरी मुश्किल में जाएं। ठीक। अच्छा जनरल साहब, मैं अगर आपके सामने ये रखूं कि जो अभी एज ऑफ दिस मोमेंट हमारे सामने पिक्चर है
उसको एनालाइज करें, टर्निंग पॉइंट कहां हुआ? जो जॉन बोल्टन बात कर रहे हैं कि अमेरिका की तैयारी नहीं थी, या स्टेट ऑफ हुर्मस की बंदिश इसको कहेंगे, या फिर जो पावर स्टेशन का उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया, 48 घंटे की डेडलाइन दी, और उसके बाद जो अमेरिकन एलाइज हैं उन्होंने कहा कि ये तो हम सबकी जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बर्बादी शुरू हो जाएगी। ये वो वजह बनी। आप कहां पे समझते हैं कि जहां पे ट्रंप को इसराइल को सोचना पड़ा और वो मुज़ाकरात की तरफ आए? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप का थ्रू आउट ये वतीरा रहा है कि वो डराते हैं, धमकाते हैं और अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने की कोशिश करते हैं। मेरे नज़दीक पहले दिन से उनको ऐसे सेटबैक्स हुए जिन्होंने इंक्रीमेंटली उनका जो कॉन्फिडेंस था उसको एरोड किया। और जो लास्ट टर्निंग पॉइंट जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, जो आप भी कह रहे हैं, वो यही है कि ना तो ये अपना ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवा पा रहे हैं, इनके अलायंस जो है वो उनको साथ खड़े होने से उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। और जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इस वक्त तक ईरान ने प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्सेज दी हैं। जहां कहीं पे उसे मारा गया, उसने रिस्पॉन्स में जो दूसरी साइड के तो स्ट्रक्चर्स थे उनको मारा है। तो लास्ट अटैक हुआ था एनर्जी सेटअप्स पे, जिसपे बात खबर आई थी कि जी तेहरान में ब्लैकआउट हो गए हैं। उसके बाद ईरान की डिक्लेयर्ड पॉलिसी थी कि वो जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके एनर्जी सेटअप्स के ऊपर स्ट्राइक करेंगे और उनके डीसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर स्ट्राइक करेंगे। आप यकीन करें कि एनर्जी और ऑयल से कहीं ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है डीसैलिनेशन प्लांट्स हैं। 70-90% रिलायंस है इन कंट्रीज की डीसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर। तो अगर पानी अवेलेबल ना हुआ तो इनके तो जिंदगी का इशू बन जाएगा। तो मेरे नजदीक वो जो रिस्पॉन्स था जो उसी रात को आना था ईरान का, उसको डिले करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है टॉक्स वाला। अच्छा, उसमें एक चीज और भी जो बहुत सारे मुबस्सरीन और आलमी मीडिया बात कर रहा है, इवन क्रिटिसाइज उनको इसराइल का मीडिया कर रहा है, वो ट्रंप का रवैया है। ईरान भी आज यही जो उन्होंने रात स्ट्राइक्स की हैं इसराइल के मुख्तलिफ शहरों के ऊपर, और उनकी पासदारान इनकलाब यही बात कर रहे थे कि हम ट्रंप के कंट्राडिक्टरी रवैये की बुनियाद के ऊपर अपनी स्ट्राइक्स नहीं रोक सकते। यही बात इसराइल अब यू टर्न जैसा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं आज कि ये अचानक आप जो मुज़ाकरात की तरफ आए हैं। ट्रंप खुद कितने रिलायबल हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर हम ये कहें कि उनकी बात अब जो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात है तो चीज़ें बेहतर होंगी और कोई डील कम से कम निकल आएगी, उसमें से पूरे खित्ते के लिए, दुनिया के लिए अच्छी खबर होगी। उनका भी तो कोई पता नहीं चलता कि इस दौरान, क्योंकि हमने माजी में देखा है कि चीज़ें चल रही थी लेकिन उस दौरान फिर कुछ ऐसे मामलात हुए जिससे पूरे का पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। देखिए उमर, मैं प्रेसिडेंट ट्रंप को जब से इलेक्शनरिंग कैंपेन शुरू हुई ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और मैंने वेरियस टॉक शोज में, वेरियस ये जो है वीलॉग्स में ये मेंशन किया है कि वो थ्रू आउट कंट्राडिक्टरी रहे हैं। इलेक्शनरिंग कैंपेन में उन्होंने जो अपने ऑब्जेक्टिव ले आउट किए और जो उनकी डिजायर थी कि मैं पीस लाऊंगा और अब जंगें कम करूंगा, वो कंट्राडिक्टरी थे। उसके बाद आज तक उनकी हर चीज में कंट्राडिक्शन है। एक तरफ वो कहते हैं टॉक्स करना चाहते हैं ईरान के साथ, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि ईरान में बचे ही कोई नहीं, तमाम लीडरशिप एलिमिनेट हो गई है, वो सब कुछ खत्म हो गया, तो मैं किससे बातचीत करूं। तो वो चीजें हैं जो कि उनको अनट्रस्टवर्दी एंड अनरिलायबल बनाती हैं। सो मच सो कि अपने एलाइज जो स्ट्रॉन्ग एलाइज थे लाइक ईयू, उनको भी उन्होंने नाराज किया इसी एटीट्यूड की वजह से, और अभी भी कर रहे हैं। तो बड़े मैच्योर्ड पर्सनालिटी हैं जो कि जिनके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो बड़े डिफरेंट होते हैं देन व्हाट आर विजिबल ऑन द सरफेस। जहां तक बातें हो रही हैं कि उनका टोटल ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक गेन्स का है, ही इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट कि दुनिया के साथ क्या होता है, लेकिन ये कि जिस तरीके से इसके रिप्रिकॉशंस आ रही हैं इस जंग की, तो मेरे नज़दीक वो कहते हैं ना कि रैशनैलिटी या फिर रैशनैलिटी, वाइल ही इज इरैशनल, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं रैशनल होना पड़ता है कि अब जो है वो स्टेक्स आर सो हाई कि उनको इसके क्लोजर की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आपसे जानना चाह रहे हैं, वो खासकर अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी है। जो ओमान के वजीर खारजा हैं, उन्होंने एक आर्टिकल में कहा कि अमेरिका ने अपनी फॉरेन पॉलिसी का जो कंट्रोल है वो खो दिया है। फिर ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने जिस तरह से इस बार इनिशिएटिव लिया, या वो इसराइल की नेतन्याहू की लॉबिंग में आके ये सब कुछ किया, उन्होंने पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को डिस्टर्ब किया है, नंबर 1। नंबर 2, जो अमेरिका का अपना डिप्लोमेटिक कद था कि वो दुनिया में जंगें रोकता था, प्रेशराइज करता था, उन्होंने माइट इज राइट को वापस लेके आए हैं, जिसको लॉ ऑफ जंगल आप कहते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो लूजर है अगर इस जंग के स्ट्रेटेजिक और दिफाई पहलुओं को छोड़ के भी, क्या अमेरिका ने वाकईतन अपने आप को इस पूरे वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर जो है अपने उस कद को छोटा किया है या डिप्लोमेटिकली लूज किया है? उमर, मैंने आज ही एक ब्लॉग लिखा और उसमें मेरा कंटेंशन यही था कि व्हेन एन एम्पायर बिगिंस टू क्रम्बल, अमेरिका जो है, अगर मैं कहूँ कि ईरान अपनी एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के खिलाफ या अपना एक खतरा फेस कर रहा था, तो अमेरिका को खतरा है अपनी ग्लोबल पावर और ग्लोबल स्टेटस ऑफ ए ग्लोबल हेजमॉन का।
ठीक। वो उसकी जंग लड़ रहा है जिसको वो मेंटेन करना चाहता है। उसको मल्टीपल चैलेंजेस आ रहे हैं, वेस्टर्न हेमिस्फेयर पे चैलेंजेस आ रहे हैं, उसको उसको जो है पेट्रो डॉलर के चैलेंजेस आ रहे हैं। तो मेरे नज़दीक अमेरिका ने बहुत लूज किया इस जंग में। ठीक। 2025 और 2026 ये 2 साल ऐसे रहे हैं जो बहुत डिफाइनिंग रहे हैं एज फार एज अमेरिकाज डाउनफॉल और स्पीड अप ऑफ द डाउनफॉल इज कंसर्न। 2020 में आपने देखा कि जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी थी वो एक्सपोज हुई और उसको उसको वो हारी अगेंस्ट ईस्ट टेक्नोलॉजी। वेयर 2026 में तो वो टेक्नोलॉजी के पटखचे उड़ गए। आप एयरक्राफ्ट कैरियर्स को देखें उनका क्या हाल हुआ। और उनके उससे कहीं ज्यादा फिर खासकर अमेरिका जो अपने एलाइज हैं, जिस तरह खलीजी ममालिक हैं, नेटो है, यूरोपीय यूनियन है, उनके मसाइल पे जनाब साहब आपके वक्त का शुक्रिया अदा करेंगे। मुझे ब्रेक है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो उसके बाद जो सियासी मामला पाकिस्तान के हैं उसके हवाले से भी हमने बात करनी है कि इंटरनेशनल जो मुज़ाकरात को हम होस्ट करने जा रहे हैं, जंग खत्म भी हो अच्छी बात है, कोई लोकल भी मुज़ाकरात का इम्कान है। एक ब्रेक के बाद।